नमस्कार दोस्तों जो राजनीति बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक में परवान चढ़ी है उसकी काट मौजूदा दिल्ली सत्ता के पास है नहीं। दिल्ली ने जो दाव महाराष्ट्र को लेकर के चला, शिवसेना वहां टूट गई, एनसीपी बिखर गया और वहीं सियासी तौर पर यह दाव जो है भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हो जाएगा, इस बात को मानकर चला जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए जब बीएमसी का चुनाव का समय आ गया, दिल्ली को इस बात को एहसास हो गया कि दरअसल मुंबई पर कब्जा करना आसान बात नहीं और शिवसेना चाहे तोड़ दी गई हो, इसके बावजूद भी सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अभी इतनी जमीन मजबूत हुई नहीं है कि वह अपने ही बूते और वह भी अकेले चलते हुए महाराष्ट्र को जीत ले, मुंबई पर कब्जा कर ले। और अब लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर सबसे पहला बड़ा सवाल यही हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में 2019 में 23 सीटें जीती थी, क्या वह 23 सीटें महाराष्ट्र में इस बार बचा पाएगी? और जिस मुंबई के बीच शिवसेना की तूती आज से नहीं, बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक जीवन की शुरुआत के साथ रही, उस राजनीति में सेंध लगा पाने में क्या भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? देर देर रात तक रैलियों का होना, नुक्कड़ बैठकों का होना महाराष्ट्र में और उन सारे इलाकों में उद्धव ठाकरे का पहुंचना जहां इससे पहले वो कभी पहुंचते नहीं थे, जाते नहीं थे। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाकर, वो धारावी के दौर का इलाका हो या फिर उन तमाम जगहों के ऊपर जहां पर ये काट मानी जाती रही कि शिव सैनिकों को वहां पर घुसने दिया नहीं जाएगा, उन सारे जगहों पर भी रैली उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। और समर्थन अगर ऐसे में लोगों का नारों के शक्ल में अभी लग रहा है, तो जरा आप सोच कर देखिए, जब 20 तारीख को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी तो क्या होगा। दरअसल दिल्ली ने यह कल्पना नहीं किया होगा कि सियासी तौर पर उद्धव ठाकरे टूटने के बावजूद भी देश की जनता के भीतर उनका कद उन्हीं नॉस्टैल्जिया या फिर ये कहे उन्हीं सारी भावनाओं के साथ जुड़ता जाएगा जहां पर बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर शिव सैनिक या फिर कहे मुंबई के भीतर की गलियां अपने तौर पर हमेशा तैयार रही कि वह शिवसेना के साथ खड़िया रेखा जरूर खींची गई, लेकिन इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को, वह शिवसेना के साथ मिल गई। तो मुंबई के 6 सीटों में से भी पिछली 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने 3 सीट पर जीत गया। क्या इस बार बीजेपी एक भी सीट जीत पाएगी? एक सीट पीयूष गोयल की जरूर कही जा रही है कि वह जीत जाएंगे, लेकिन सवाल वहां पर भी काफी गहराया हुआ है। इन्हीं स्थितियों में एकनाथ शिंदे जो ये कहते हैं कि हम असली शिवसेना है, असल शिव सैनिक है, क्या वह अपने घर को भी बचा पाएंगे? इस बार ठाणे के इलाके में क्या उनकी सीट बच पाएगी? तो महाराष्ट्र तो दूर की गोटी हो गई और किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और कांग्रेस की राजनीतिक जमीन के ऊपर खड़े होकर इतने कद्दावर तरीके से उभरकर 2024 के लोकसभा चुनाव में आएंगे, जिसमें 10-20 नहीं बल्कि 30 सीटों का नुकसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति में लग जाएगी। हालांकि अपने तौर पर जहां जहां भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ रही है, वहां पर सामने एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी सामने है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से टकराते हुए चुनाव जीतने की स्थिति बहुत कम है। 2-4 सीटों का ही जिक्र है, लेकिन उससे हटकर कांग्रेस और एनसीपी को लाभ उन सारे जगहों पर बाखूबी हो रहा है जहां पर अजित पवार हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। और जान करके इस बात को हैरानी होगी कि अपने सर्वे में भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि अलग अलग फॉर्मों के जरिए कराया गया है, इस भारत देश के भीतर में केवल महाराष्ट्र ही एक ऐसी राज्य है या एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर लाल बत्ती जला दी गई। यानी महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां हो सकता है कि बीजेपी का सुपुरा साफ हो जाए। और इसको कह पाने वाली सर्वे की जो टीम होती है वह भी इस बात को बता नहीं पाई और उसे ऐसा लगने लगा इस दौर में दरअसल वोट का परसेंटेज अगर कम हो रहा है तो वह या तो भारतीय जनता पार्टी के हक से बाहर है या फिर उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा नहीं। उसका एक अपना गणित होता है, वह भी अब समझाया जाएगा। लेकिन 2-3 बात सबसे पहले कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी बिना शिवसेना के महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं के बराबर है? ये एक पहला सवाल है।
अगला सवाल होता है, क्या सच में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक नायक के तौर पर उभर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में? और इस उभरने की प्रक्रिया के स्वरूप इस बात को मान लिया जाए कि जब विधानसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, तो इसी चेहरे के आश्रय समूचा इंडिया गठबंधन उनके पीछे खड़ा होगा। इन सारे सवालों के अक्ष तले आज लगता है कि मुंबई की सड़कों के ऊपर रात के अंधेरे में अलग अलग रैलियों के माध्यम से उद्धव ठाकरे जिन सारे बातों का जिक्र कर रहे हैं, उन सारे इलाकों में जाकर जिन इलाकों से 36 का आंकड़ा शिवसेना का रहा, शिव सैनिकों का रहा और बाला साहब ठाकरे के दौर में वो इलाके निशाने पर रहे, उन सारे इलाकों में पहुंचकर क्या जिक्र और कैसे जिक्र कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, बात आज यहीं से शुरुआत की जाए। के जो लोग हैं उनको लेके जा रहे सॉल्ट पैन मुलुंड में के जेब में डाल रहे अडानी, धारावी अडानी कड़े पूरा टीडीआर निकाला है उन्होंने, पूरी मुंबई अडानी के मुंह में डाल रहे हैं। बांद्रा रेक्लेमेशन में जो एमएसआरडीसी का ऑफिस है वो भी जमीन अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, धारावी अडानी को, सब अडानी को। और यहाँ के जितने सारे उद्योग थे वो कहां लेके गए? गुजरात। अब महाराष्ट्र के भीतर करीब करीब 25% मुस्लिम वोटर है और सियासी तौर पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जब एक साथ चुनाव लड़ती रही तो यह एक ऐसा गठबंधन था जिसने महाराष्ट्र की सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। कोई भी कह सकता है कि सिर्फ हिंदुत्व के आश्रय शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कैसे पूरे महाराष्ट्र के ऊपर बीते 10 साल में कब्जा करती चली गई, लेकिन 10 साल के बाद वह कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने है लेकिन शिवसेना के सामने ये संकट क्यों नहीं है? जरा इस बात को समझने के लिए एक बात तो समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के भीतर करीब 25 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी 2014 में भी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी। 25 में 27 सीटों पर उसे जीत मिल गई। दोनों समय उसका वोट का परसेंटेज 27% के आसपास था। शिवसेना भी 23 सीटों पर 2014 में 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़े। 18 सीटों के ऊपर दोनों समय उसको जीत मिल जाती है और दोनों समय एक समय 21% 2019 के लोकसभा चुनाव में, सॉरी 19 में 23% और 2014 में 21% वोट पड़े थे शिवसेना को। यानी यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन रहा महाराष्ट्र की राजनीति में जो 50% वोट को छू लेता, इसके बाद कोई कहां बचे। लेकिन अब शिवसेना ने एक रेखा टूट करके खींच दी और उस टूट के पीछे भारतीय जनता पार्टी रही। यह भी पूरे देश से छुपा हुआ नहीं है। राज्यपाल की भूमिका गैर कानूनी और असंवैधानिक रही, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मुहर लगा दी, यह भी देश से छुपा हुआ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने, ईसीआई ने बाकायदा चुनाव चिन्ह और बाला साहब ठाकरे तक को एकनाथ शिंदे के हवाले कर दिया, यह भी देश से छुपा हुआ नहीं। और इन सारे बातों का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे जब मुंबई की गलियों में अलग अलग रैलियों के माध्यम से इस बात का जिक्र करने लगे कि क्या क्या उनका चुरा लिया गया और उस आधार पर ये सत्ता में लौटना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र का सच क्या है? महाराष्ट्र के 6 सीटों में से, मुंबई की 6 सीटों में से 3 पिछली बार बीजेपी जीती थी। मुंबई नॉर्थ का सीट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट की सीट और वो मुंबई सेंट्रल की सीट ये बीजेपी जीती थी, बाकी 3 सीट पे शिवसेना जीती थी। इस दौर में सवाल सबसे बड़ा है, क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना या बाला साहब ठाकरे के नाम पर मुंबई के ऊपर कब्जा कर सकते हैं? और बिना बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे या फिर उस शिवसेना के बगैर क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है मुंबई के भीतर? यह बहुत मुश्किल सवाल इस दौर में सबसे बड़ा हो गया। और इसी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक रिपोर्ट निकल के आ रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई नॉर्थ वेस्ट हो, मुंबई साउथ हो या मुंबई नॉर्थ ईस्ट हो, इस सब तीनों सीटों पर शिवसेना का पलड़ा इतना भारी है कि कहीं भी एकनाथ शिंदे हो या भारतीय जनता पार्टी हो वो टिक पाने की स्थिति में नहीं। इन 3 जगहों में से एक नॉर्थ ईस्ट में ही बीजेपी का उम्मीदवार सामने है, बाकी दोनों जगहों पर तो वहां पर शिंदे गुट का शिवसेना सामने है। लेकिन कहां पर क्या वाकई शिवसेना साफ हो गई जो एकनाथ शिंदे के पास है? तो एक सीट पर चुनौती देने की स्थिति में वह साउथ सेंट्रल में जरूर है, जहां पर राहुल शिवाले खड़े हैं। इसके अलावा किसी भी लोकसभा चुनाव में इस सीट पे किसी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष गोयल काफी मायने रखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में और ये सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही है। लेकिन इसके आश्रय भी जब आप इसको
अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो मुंबई के भीतर और महाराष्ट्र के भीतर या पश्चिमी महाराष्ट्र के भीतर खासतौर पे मुंबई समेत सवाल सबसे बड़ा इस दौर में यह है कि जो कुछ भी मुंबई से लूटा गया इस दौर में, जो कुछ शिफ्ट कर दिया गया गुजरात में, इस दौर में एक बहुत बड़ी रेखा शिवसेना ने यह कह करके खींच दिया कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ हथिया रही है, महाराष्ट्र का कुछ को गुजरात ले जा रही है, कुछ अपने मित्रों को सौंपते चली जा रही है। खुलेआम मुंबई को लूट रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री था, महाविकास आघाड़ी, सब नसीम भाई और राष्ट्रवादी और कांग्रेस सारे लोग मेरे साथ थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मुंबई की ओर तिरछी नजर करके देखने के लिए, ना महाराष्ट्र की ओर। और मैंने तो आपको वचन दिया है, अपनी सरकार तो जरूर आएगी, इंडिया आघाड़ी की सरकार जरूर आएगी। और जैसे वहां दिल्ली में अपना प्रधानमंत्री बैठेगा, मैं आपको वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं, जितना लूटा हुआ मुंबई और महाराष्ट्र का वैभव है, मैं वापस मुंबई और महाराष्ट्र को दे दूंगा। आपके आंखों के सामने आपकी रोजी रोटी छीन कर वो लेके जा रहे हैं। मेरी गुजरात से कोई दुश्मनी नहीं है, गुजरात भी मेरा है। मुंबई में कई सालों से बहुत सारे गुजराती परिवार रहते आए हैं। जैसे दूध में शक्कर मिलाते हैं, वैसे वो हम मिलजुल कर रहे हैं। मोदी जी, आप हमारे बीच में नमक क्यों छिड़क रहे हैं, बताओ, आप क्यों नमक। दरअसल दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी और शाह इस बात को समझ नहीं पाए कि जब चुनाव होगा तो किन किन बातों का जिक्र किस किस तर्ज पे होगा, और अपने बूते भारतीय जनता पार्टी क्यों महाराष्ट्र में नहीं घुस पाई और उसे गठबंधन के लिए शिवसेना की जरूरत पड़ गई। बाकायदा उस गठबंधन की पहल में तो बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की पहल रही, वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, और नितिन गडकरी साहब हो, उस दौर में प्रमोद महाजन हो, सभी तो उस चौखट पे पहुंचे थे और उसके ऊपर आशीर्वाद आरएसएस की भी रहा। तो ऐसे दौर में बिल्कुल अपने बूते भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव मैदान में है तो महाराष्ट्र की सबसे सुरक्षित सीट जो मुंबई नॉर्थ की है, जहां पर इस बार पुराने सांसद को बदलकर और किसी को नहीं बल्कि पीयूष गोयल को उतारा गया, जो नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे लाडले मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। तो क्या ऐसे में पीयूष गोयल के लिए यह राह आसान होगा? दरअसल भारतीय जनता पार्टी है या नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में टिकेगी या नहीं, फैसला उस मुंबई के नॉर्थ सीट पे होनी है जहां पर पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। इस इलाके के भीतर अलग अलग तरीके से अगर समझे तो बीजेपी के अनुकूल इसलिए है क्योंकि कुल 40 पार्षदों का ये इलाका है, उसमें से करीब 28-30 पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। 6 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, उसमें से 4 बीजेपी के विधायक हैं, बोरीवली कांदिवली ईस्ट जो है और चारकोट। इसके अलावा 2 सीट जो बचती है वो ठाणे और मलाड वेस्ट जो होता है वो कांग्रेस और शिवसेना के पास होती है। लेकिन यहाँ की परिस्थिति में मराठी समुदाय जो है 32% है। मराठा आंदोलन ने एक हिसाब से सरकार की चूल्हे हिला दी, रास्ता निकला नहीं, और इन सबों के बीच वहां पर गुजराती और राजस्थानियों की मौजूदगी तक करीब 28% है। जो मुस्लिम है वो केवल 9% है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर, उस लोकसभा सीट के भीतर, और इस तादाद में उत्तर भारतीय 20% है, जो बहुत मायने रखता है। और यहाँ पर जो सवाल होता है वो उत्तर भारतीय लगातार इस डर से रहा जब एमएनएस ने अपने फंड फैला दिए। एमएनएस के निशाने पर यानी राज ठाकरे के निशाने पर उत्तर भारतीय संयुक्त राजनीति कैसे करवट लेते हैं कि एमएनएस बीजेपी के अनुकूल हो गए, राज ठाकरे बीजेपी के साथ चले गए। चुनावी प्रचार में वह उनके बारे में गुणगान करते। उत्तर भारतीय जो 20% है, एक हिसाब से लंबी कुड़ी कतार है उत्तर भारतीयों की, जो कि आप देखेंगे कांदिवली देखिएगा, मलाड देखिएगा, गोरेगांव देखिएगा, माड़वानी का इलाका देखिएगा, मोहिशर का इलाका देखेंगे, वहां सब पे फैले हुए हैं। और इन सारे इलाकों में एमएनएस का खौफ रहा है एक समय में। अगला सवाल उठता है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में शिव सैनिकों का वोट ट्रांसफर हो गया, चूंकि मुंबई वेस्ट के भीतर मुंबई नॉर्थ में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस से कैंडिडेट सामने है, जिसका जन्म जो है उसी इलाके के भीतर हुआ। खुद को भूमिपुत्र कहते हैं, वहां के मुंबईकर हैं, खुद को कहते हैं भूषण पाटिल। अगर ये वोट ट्रांसफर हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अपने तौर पर पीयूष गोयल के सामने। और जो एम का समीकरण होता है वो मुस्लिम भी है, और एक हिसाब से अगर इस बात को समझ लिया जाए कि वहां पर जो मुस्लिम के साथ साथ जो उत्तर भारतीय हैं
वह किस दिशा में आगे जाएंगे, वह एक बहुत बड़ा सवाल है और इन सबों के बीच छौंक लगा देता है अहम शब्द मराठा के शब्द। तो मुंबई का किंग कौन, अगर ये सवाल उठना शुरू होगा तो शिवसेना की राजनीतिक जमीन यहाँ पे पुख्ता कम से कम अभी नजर आ रही है। और उसकी बड़ा कारण यह है कि जो अलग अलग जेबों में जा जाकर अपने अपने तौर पर उद्धव ठाकरे जो जो कह रहे हैं कि दरअसल हमें नकली कहते हैं और हमारा सब कुछ छीन लेते हैं और किसी नकली को सौंप करके कहते हैं कि वो असली है। ऐसे में निशाने पर नरेंद्र मोदी शाह के निशाने पर हर रैली कोई दूसरा नेता नहीं, कोई दूसरी पार्टी नहीं, शिवसेना ही निशाने पर, उद्धव ठाकरे ही निशाने पर। और वो बात करते करते बाला साहब ठाकरे को भी अपने साथ कर लेने की जरूरत किसी दूसरे को नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ जाती है कि अगर महाराष्ट्र के भीतर ये संदेश चला जाए कि बाला साहब ठाकरे की वह शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं तो उनको लाभ होगा, अन्यथा बंटाधार हो जाए। साथियों, ये नकली शिवसेना नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब भी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा। मतलब हम नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर शिवसेना या उद्धव ठाकरे को निशाने पर इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में ले रहे हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां जहां शिवसेना जीती थी वो शिवसेना की सीट उद्धव ठाकरे के हिस्से में उनको जाती हुई दिखाई दे रही है। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है, वो जलगांव की सीट ले लीजिए, सांगली की सीट ले लीजिए, वहां पर भी शिवसेना जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में सियासी तौर पर शिवसेना को खारिज किए बगैर भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन न बचा पाएगी, न मजबूती के साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी को कोई साथ दे पाएगा। हालांकि यहाँ पर एक संकट जरूर है, बहुत बड़ी संख्या में वोट बैंक जो कांग्रेस और एनसीपी का था उसमें आप कह सकते हैं मुस्लिम तबका भी वो बड़ा तबका शिफ्ट हो रहा है अपने तौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में। लेकिन जो कोर वोटर शिवसेना का था जिसने सालों साल तक उस राजनीति को साधा जहां पर एक और मुस्लिम और दूसरी ओर शिवसैनिक, वहां पर कोर वोटर घर से बाहर नहीं निकल रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी शिवसेना को किसे दे, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना मानता नहीं। बाला साहब ठाकरे के जरिए उनके पुत्र उद्धव ठाकरे को लेकर के रुचि जागती है, लेकिन दूसरी ओर सामाजिक तनाव जो महाराष्ट्र की राजनीति का एक हिस्सा रहा और उसको बहुत ही बाखूबी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनावी जीत के लिए 2019 तक जो भी रेखा खींची, एक ही झटके में वो रेखा मिट ही नहीं पा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात पर आकर के टिक गया और पूरे महाराष्ट्र को रेड जोन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा कि जो वोट का परसेंटेज है अगर वो भारतीय जनता पार्टी के हक में गिर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का शुभ राशा, अगर वह शिवसेना के हक में नहीं जा रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुनौती देने की स्थिति में हो। यानी सियासी तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी पुख्ता तरीके से बिना उद्धव ठाकरे या बिना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के बगैर महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे के साथ करिए तो क्या उसको फायदा मिलेगा, एक बहुत उलझी हुई पहेली है। और इसका लाभ वोट ट्रांसफर का हिस्सा जो है, अगर वो वोट ट्रांसफर हो रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में तो सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से हो सकता है अपने तौर पर भारतीय जनता पार्टी सिमटते सिमटते सिंगल डिजिट में आ जाए और उसके तमाम सहयोगी दल यानी अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों मिल जाए तो भी वह सिंगल डिजिट में ही रहेंगे। और शायद यही वो बड़ा कारण है कि ऐसे मौके पर महाराष्ट्र के भीतर चूंकि 20 तारीख को वोटिंग होनी है,
आखिरी चरण की वोटिंग है। 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उन 13 में से 7 सीटों पर शिवसेना जीती थी, 6 सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ये 13 के 13 लोकसभा सीटें अगर गायब हो जाएगी तो कितना बड़ा झटका लगेगा बीजेपी को। इसीलिए ध्यान देने वाली बात है कि सेक्युलरिज्म को या फिर सांप्रदायिकता को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं, जो अपने तौर पर हिंदुत्व की पट्टी को छोड़कर सेकुलर हो गए। और अब उनको डर लगने लगा कि अगर इस बात का जिक्र नहीं किए कि हम कम्युनल नहीं है, कॉमनल आप थे, आपकी वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा था, हमारी वजह से नहीं हो रहा था, तो अलग अलग रैलियों के भीतर अब खुले तौर पर इसका जिक्र करने से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि शिवसेना अलग है और शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी खड़ी है। सियासी तौर पर ये ऐसा कॉकटेल बन गया महाराष्ट्र की राजनीति में, जो समूची राजनीतिक जमीन एक ही झटके में महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी छीन सकता है। तो ऐसे में ऐसे भाषण देख लीजिए। जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है। आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया। अब महाराष्ट्र के आखिरी चरण से ठीक पहले ऐसे भाषणों का एक खास महत्व होता है, क्योंकि इससे पहले के चरणों में चाहे वो पश्चिमी महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन हो, चाहे कोकण का इलाका हो, उधर महाराष्ट्र का इलाका हो, मराठवाड़ा का क्षेत्र हो, विदर्भ का क्षेत्र हो, या फिर इन सब से हटकर अगर मौजूदा समय में मुंबई और उससे सटी हुई परिस्थिति में देखिएगा, चाहे वो ठाणे का सीट हो, चाहे पालघर हो, चाहे वो कल्याण हो। अगर कल्याण की एक सीट को छोड़ दें जहां पर श्रीकांत शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं, उससे हट करके किसी भी जगह पर एक नाथ शिंदे की राजनीति को साध पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल, उनके साथ खड़े कर कैसे जीतें। अगला सवाल अजित पवार के एनसीपी का हो गया कि सियासी तौर पर चाहे वो भिवंडी का इलाका हो, अपने तौर पर जहां पर मौजूदगी इस बार शरद पवार की ज्यादा मजबूत है, जहां पर वहां पर बीजेपी पिछली बार जीत गई थी। पालघर के भीतर उद्धव ठाकरे मजबूत नजर आ रहे हैं। नासिक के भीतर भी उद्धव ठाकरे की मौजूदगी है, जहां पर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे कि नकली शिवसेना है। ये सारे सवाल बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार 3-4 सवाल खड़े हो चले हैं। पहला एक सवाल कि पहली बार हिंदू और मुस्लिम वोट आमने सामने बिल्कुल भी नहीं है। पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर यह कहने की स्थिति में नहीं है कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, या फिर वह इस बात को मान करके चल रहा है कि हिंदू वोट काफी होंगे तो उसकी राजनीति भी मिक्स कर दे। अब अगली सवाल, भारतीय जनता पार्टी जिन आधार पर महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी अपनी जमीन को मजबूत कर रही थी, उसका असल परीक्षा का समय अब सामने आकर खड़ा हुआ। और इन तमाम परिस्थितियों के भीतर उनके समानांतर जो 2-3 बातें जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी रेड कारपेट डाली हुई है और कोई जिक्र इस दौर में नहीं करता है, वो महंगाई और बेरोजगारी का सवाल इतना बड़ा है मुंबई जैसे शहर के भीतर। और मुंबई तो एक ऐसा शहर है भारत देश का जहां पर बहुत बड़ी तादाद में नौकरी के खोज में ही उत्तर भारतीयों का रेला दर रेला पहुंच रहा है। और इस दौर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस बात से खुश नजर आ रही है कि देखिए रेला दर रेला गर्मियों की छुट्टी में वापस लौट गया, जो उत्तर भारतीयों का है, तो वोट कम हो जाएंगे इस बार जो शिवसेना के हक में पड़ते या फिर कांग्रेस या एनसीपी के साथ रहने पर उनके साथ, या सिर्फ एमएनएस का विरोध करते हुए बीजेपी खिसकते, इसी का खुशी है। तो यहाँ पे सियासत की कितनी महीन रेखा महाराष्ट्र की राजनीति में खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए बज चुकी है, या उसके अपने इंटरनल सर्वे का जिक्र हो, आरएसएस के जरिए जिस हिंदुत्व का जिक्र महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को साथ लेकर के किया गया, और कई जिलों के भीतर तो बाकायदा शिव सैनिकों के साथ मिलकर संघ ने अपने आप को खरा पाया, वो एक ही झटके में सब कुछ छिन गया। और यही असर जो है विदर्भ और नागपुर के भीतर इसीलिए भी नजर आ रहा है, जहां पर इस बात
खड़ा हो गया कि अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी 2024 का लोकसभा चुनाव या नहीं जीतेगी। इसीलिए अंत का सबसे बहुत बड़ा सवाल कि दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उसके चुनाव परिणाम राज्य दर राज्य अलग अलग जो भी हो, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि जो कि दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी शाह द्वारा जो राजनीतिक प्रयोग किया गया महाराष्ट्र को लेकर, वह काल कितना उल्टा पड़ गया, वो दाव कितना उल्टा पड़ गया। वह जीत के रथ को कहीं महाराष्ट्र के भीतर धंसा तो नहीं दिया। यह स्थिति पहली बार उभर करके लोकसभा चुनाव में सामने आ रही है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।